दोस्तों साफ सीधी सी बात है कि ये आपके अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ निजी बैंकों की गुंडागर्दी और लोगों के अकाउंट से पैसा चोरी करने की वारदातों को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट सही ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि उसमें कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के नाम पर, कभी चेकबुक के नाम पर, कभी एटीएम यूज़ के नाम पर, कभी अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर आपके अकाउंट से वो कब एक साल के अंदर हज़ारों रुपये चोरी कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और आप सोचते हैं चलिए 10-20 रुपए की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। आप देखेंगे एक निजी बैंक लगभग 20 से 30 हजार करोड़ रुपए सालाना का उनको मुनाफा होता है, जबकि सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं। सरकारी बैंकों को बंद करने की नौबत आ रही है, बैंकों का विलय किया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है घाटे को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो निजी बैंक हैं दिन रात तरक्की कर रहे हैं। इनके जो सीएमडी हैं उनकी 100-100 करोड़ रुपए सैलरी है, उनके डायरेक्टर्स की 50-50 करोड़ रुपए सालाना सैलरी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो फिर ऐसे ही ये क्या काम करता है, क्या स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, मुनाफा आता है। दोस्तों साफ सीधी सी बात है कि ये आपके अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं। आप HDFC बैंक को देख लीजिए, इसके पास में लगभग 1100 करोड़ रुपए साल का सिर्फ और सिर्फ एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के नाम पर, लेट फी, पेनल्टी, ये सब। हमने कई बार सरकार से पूछा, रिजर्व बैंक से पूछा कि आप इनकी बैलेंस शीट दिखाइए कि उस बैलेंस शीट में जो ये मुनाफा दिखाते हैं क्या उसकी डिटेलिंग देते हैं, यानी ये कितने पैसे किस बात के जो काटते हैं, और उसको इनकी बैलेंस शीट में दिखाना होगा कि ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के नाम पर इतना काटा, एटीएम के नाम पर इतना काटा, तो सारी की सारी चोरी सामने आ जाएगी। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं जी ये आरटीआई के दायरे में नहीं आते। भाई साहब क्यों नहीं आते हैं आरटीआई के दायरे में? देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना हजारों करोड़ रुपया इनके पास में है और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कल को अगर ये भाग गए, डूब गए, तब क्या होगा? ऐसे पहले बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। खैर जी, ये बात तो रही दूर के ये कुछ बताएं, लेकिन सरकार इनके लिए दिन रात इस बात की मशक्कत में लगी रहती है कि किस तरीके से इनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। आप एटीएम से पैसा निकालिए, उसके चार्ज लगेंगे। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करिए, आपको उस बात के चार्ज लगेंगे। आप विड्रॉल कीजिए, आपको उस बात के चार्ज लगेंगे। आप एटीएम से पैसा निकालिए, आपको उस बात के चार्ज लगेंगे। आप बैंक से जाकर पैसा निकालिए, उसके बात के चार्ज लगेंगे। और अब तो ऐसे रूल आ गए हैं जनवरी 2021 से, इस तरह के रूल भी आ गए हैं कि आप जमा भी कराएंगे तो भी पैसे लगेंगे, आप निकालने जाएंगे तो भी पैसे लगेंगे। तो ये कौन सा रूल हो गया है कि आप हर बात पर अगर, यानी आप बैंकों में पैसा जमा कराने नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने पैसे को एक रिस्क में डालने जा रहे हैं कि आप पैसा डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ किसी नाम पर वो काट लेंगे। ये कौन सी रूल रेगुलेशन है? अभी नया रूल आया है 20 जनवरी के बाद में आप जो भी पैसा डालेंगे, निकालेंगे, वो उस पैसे में से काटते चले जाएंगे। जबकि बैंक जो होता है वो आपके और हमारे पैसे से चलता है, उसी पैसे का इस्तेमाल करता है। जो लोग आप डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, बैंक उसी पैसे से अपना बिजनेस करता है और उसी पैसे को लोगों को लोन देकर, बीमा कर या किसी भी तरीके से उससे व्यापार करता है, उस पैसे से पैसा कमाता है और तब आपको देता है। तो हमारे पैसे से आप बैंक चलाएंगे, हमें ही फिर आप लूटने लगेंगे, फिर हम पर ही आप घुर्राएंगे, आप कहेंगे कि ये हमारा रूल बना दिया, हमारा रूल है। और सरकार इस रूल को बनाने में सबसे आगे रहती है। तो आखिर ये सरकार इस तरह के बैंकों के लिए रूल किस लिए बनाती है? वो इसलिए बनाती है
चार्जेस कैसे बढ़ने जा रहे हैं और आपकी जेब पर कैसे ये भारी पड़ने जा रहा है। तो 20 जनवरी से कैसे बैंकिंग के नियम बदल रहे हैं ये जरा समझिए। सेल्फ चेक से अधिकतम 50,000 रुपए की निकासी है, लेकिन उसमें जो फीस बैंक लेगा आपसे वो है 10 रुपए की। अब आप समझ लीजिए कि अब 50,000 रुपए आप अगर निकालते हैं सेल्फ चेक से तो 10 रुपए आपके जेब से निकलने पक्के हैं। कोई तीसरा व्यक्ति अगर चेक से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल पाएगा, ये भी नए नियमों में शामिल है जो कि 20 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं। ये भी आपको समझने की जरूरत है। उसके अलावा जो कुछ और नियम बदलने जा रहे हैं 20 जनवरी से, उसके तहत कैश जमा करने पर किस तरीके के नियम है ये भी जरा समझ लीजिए। सेविंग्स अकाउंट में प्रतिदिन अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कैश जमा होगा। ये आप समझ लीजिए और नोट जरूर कर लीजिए कि कितना आप जमा कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में। 2 लाख रुपए की राशि है जिसको आप जमा कर पाएंगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में हर दिन 50,000 रुपए जमा करना फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर करते हैं तो प्रति 1,000 रुपए 2.5 रुपए की फीस आपको लग जाएगी। तो यहां पर भी आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में जो पैसा है वो जरूर निकल रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए। अब जैसे CACCOD मतलब करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उसमें प्रतिदिन 25,000 रुपए जमा करना फ्री है, लेकिन उसके बाद प्रति 1,000 यहां पर भी 2.5 रुपए की फीस ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए रखी गई है। तो ये पॉइंट भी अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिए, जो हम आपको जरूरी कुछ ये नियम बता रहे हैं जो कि 20 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं और आपके लिए आम आदमी के तौर पर जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए 25 रुपए लगेंगे। मतलब कई लोग जो कि बैंकिंग लाइन में लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं चाहते हैं, घर बैठे बैठे ये जो सुविधाएं हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। 25 रुपए आपको इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए भी चुकाने पड़ेंगे। मतलब कि लेस कैश इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन की बात हो तो वहां पर भी चार्ज के रूप में आपसे खूब पैसे लिए जा रहे हैं। पिन और पासवर्ड के लिए 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मतलब पिन हो गया आपका या पासवर्ड, उसको बदलना है या नया पासवर्ड आपको इशू कराना है तो बैंक आपसे 10 रुपए यहां पर सीधे तौर पर डेफिनेटली चार्ज के तौर पर ले लेगा। ये जो नियम है 20 जनवरी से जो लागू होने जा रहे हैं उसके तहत ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है। तो साफ तौर पर विवेक ये साफ है कि कस्टमर फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज में आम आदमी पर जिस तरीके से बोझ पड़ रहा है ये तो साफ है कि अब अगली बार जब आप किसी भी ऐसे काम के लिए जाएंगे, मे आई हेल्प यू सुनकर शायद थोड़ा बहुत घबरा जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को ये फाइनेंस करते हैं, इनका पैसा ये इलेक्शंस में लगाते हैं, नेताओं को देते हैं, ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा उस व्यक्ति से मिलकर के, कोई व्यक्ति या कोई अखबार मुझे ये कहेगा कि हाँ जी देखिए हम बैंक के निजी बैंकों की जो कमियां हैं या उनकी जो गुंडागर्दी है, जो उनकी लूट है, हम इसके बारे में छापते हैं। अब दिखाइए मुझे खबर, कोई भी भेजिए, आप अटैच कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए। एक भी खबर आपको किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी अखबार में आपको इन निजी बैंकों के खिलाफ नहीं दिखाई देगी। उसका सिंपल सा कारण है, विज्ञापन नाम की बोटी डालते हैं और ये उनके दरवाजे पे बंधे हुए जिसको कहते हैं, जिसको ये पूंजीपति कहते हैं, जिसको ये बैंक कहते हैं, उसी पर ये घुर्राते हैं, उसी के लिए भौंकते हैं, उसी को काटते हैं। यानी एक तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये नेता, ये मीडिया, इनका एक पालतू कुत्ता है। साल हजारों करोड़ रुपए की लूट होती है। अगर हम सारे बैंकों का हम मिला दें तो ये कम से कम 3 स्टेट्स का जो बजट होता है, सालाना बजट होता है, इतनी लूट ये प्राइवेट बैंक करते हैं इस देश में। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी लॉकडाउन के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि लोगों को राहत दी जाए, लेकिन क्या हुआ? ना तो लोगों को इन प्राइवेट बैंक्स ने कोई लोन वगैरह दिया, ना ही उनको उनके लोन में कोई किसी तरह की कोई राहत दी गई। और बाकायदा इनके जो गुंडा फोर्स है वो पूरी प्रचंडता से लगी हुई है लोगों को परेशान करने में, लोगों को लूटने में, लोगों से पैसा एक्सटॉर्शन करने में। और सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सोया हुआ है। वो क्या करेंगे? इस तरह के लोग, इस तरह की सरकारें जो पूंजीपतियों के गुलाम होते हैं, उनके पालतू कुत्तों की तरह काम करते हैं, वो कभी भी देश का और समाज का भला नहीं कर सकते। वो चाहे भले ही
वो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते रहें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि जो ज़्यादा देशभक्ति की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा गद्दार वही है, क्योंकि शायद इसको अभी तक मौका नहीं मिला है, और जिस दिन मौका मिलेगा ये देश को लूटने वाला, समाज को लूटने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही होगा। और हमारे सामने है उदाहरण। तो दोस्तों, इस तरह के जो इतने भी, अगर आपके पास में किसी भी तरह की बैंक की कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल करिए, आप हमें बताइए। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।